जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। स्वागत है आपका इस चैनल में। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। मैं इस वीडियो में उसके बारे में जानकारी साझा करने वाला हूँ। अभी तक हमने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 या 1894 के कुछ प्रावधानों के बारे में समय समय पर बात करते रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन का अधिग्रहण अंतिम विकल्प के रूप में करना होता है। आदिवासियों की ज़मीन का अधिग्रहण साधारण तरीके से नहीं की जा सकती। आदिवासी इलाकों में सरकार की भी एक इंच ज़मीन नहीं है आदि। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन अधिग्रहण का एक मामला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करती है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 3 दशक पहले अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और मुआवजा देकर राज्य का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो जाता है। इस दायित्व को आप ध्यान से समझिए कि सरकार ने यदि आपको मुआवजा दे दिया तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं बचता। भले ही आपको मुआवजा के रूप में व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया हो और वह पैसा ट्रेजरी में जमा हो गया हो, तो भी राज्य का जिम्मेदारी खत्म हो जाता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पारिवारिक भूमि 1998 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई थी। याचिकाकर्ता, जिसका जन्म अधिग्रहण के समय हुआ भी नहीं था, ने 2025 में अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति की मांग की थी और दावा किया था कि यह अधिग्रहण से प्राप्त एक अधिकार है। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि परिवार को कानून के अनुसार मुआवजा पहले ही मिल चुका है और अधिनियम में अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। पीठ ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि पर याचिकाकर्ता या उसका परिवार केवल पहले से भुगतान किए गए मुआवजे का ही हकदार है। अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाली कोई नीति पहले से मौजूद भी हो, तो भी ऐसी प्रशासनिक नीति भूमि अधिग्रहण अधिनियम की वैधानिक योजना को रद्द नहीं कर सकती। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा ऐसी नीति निर्माण के 18 वर्ष बाद आया। इतने समय बाद यह स्वतः ही अस्वीकार हो गया। इसका मतलब शुरुआती दिनों में ही अगर दावा किया जाता तो क्या यह स्वीकार हो जाता? न्यायालय भी कभी कभी दोनों पक्षों को खुश करने की नीयत में नजर आती है, जिससे न्याय समस्या का समाधान न होकर एक समस्या ही बन जाती है। इस फैसले के अनुसार कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर नौकरी का अधिकार नहीं कहता है, लेकिन यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम आखिर देता क्या है? सीधे तौर पर समझना चाहें तो इसमें आप मुआवजे के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट पैकेज के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप अपना जीविकोपार्जन को दोबारा शुरू करने जैसी चीज़ों के लिए अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन अधिग्रहित की गई यह आपकी नौकरी की गारंटी नहीं देती, क्योंकि कानून में ऐसा कोई वादा नहीं है। अब सवाल उठ सकता है कि फिर जॉब कहाँ से पॉसिबल होगा? इसके लिए हमें यह देखना जरूरी है कि स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, या उसमें क्या प्रावधान है, या उस तरह की पॉलिसी में क्या प्रावधान है। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या कंपनी के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है वो क्या कहता है। साथ ही कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसके एग्रीमेंट के क्लॉज में अगर इस तरह का कोई प्रावधान है तभी जॉब की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब कई सारी राज्य सरकारें अपने पुनर्वास नीति के तहत भूस्वामियों को नौकरी देने का घोषणा करती है, लेकिन यह नीति का मामला है, कानूनी अधिकार का नहीं। अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, ना कि सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करना। इसलिए यदि सरकार ने नौकरी देने का वादा नहीं किया है या उसकी नीति में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो अदालत उसे नौकरी देने का आदेश नहीं दे सकती।
लेकिन मेरी समझ में यह आदेश अंतिम नहीं है, बल्कि आने वाले समय में सरकारों पर अपनी नीतियों में भूमि अधिग्रहण के बदले सरकारी नौकरी का प्रावधान जोड़ने का दबाव बनाना निश्चित रूप से संभव है। भारत में भूमि अधिग्रहण एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, खासकर जहां पर किसान और प्रभावित परिवार विकास परियोजना जैसे हाईवे, रेलवे या दूसरे उद्योग के लिए अपनी जमीन खोने पर न केवल मुआवजे की मांग करते हैं, बल्कि रोजगार और पुनर्वास की भी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में नौकरी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन यह फैसला किसानों के असंतोष को और भड़का सकता है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो ऐसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव में नीतियों में बदलाव पहले भी आए हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण तो 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम ही है, जो वास्तव में 1894 के पुराने कानून को बदलने के लिए ही किसान आंदोलन का परिणाम था। अब भविष्य में दबाव बनाने की संभावना इसलिए भी मजबूत मुझे लगती है क्योंकि देश में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ रही है और असमानता भी। भारत में 60% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन रोजगार की यदि बात करें तो पिछले 10 सालों में लगभग 26 मिलियन नौकरियां कम हुई हैं, यानी कि 2.6 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई। हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे डिमोनेटाइजेशन था, कोरोना के लिए केंद्र सरकार की नीति, तो जीएसटी को गलत ढंग से शोषण के लिए लागू करना इत्यादि कई सारी चीज़ें शामिल हैं। 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा मोदी सरकार ने दिया, उल्टा इतना सारा ले रही है। तो भूमि अधिग्रहण से विस्थापित लोग अक्सर कुशल रोजगार नहीं पाते हैं, जिस कारण से गरीबी भी बढ़ रही है। ये सब उन्हीं आंकड़ों से बताए गए हैं जहां से इतने लोगों के बेरोजगार होने की बात आई है। 2024-25 में नोएडा, इंदौर, कर्नाटक और गुजरात में किसानों ने मुआवजा के साथ नौकरी की मांग जोरदार रूप से की। नोएडा में तो एनटीपीसी के लिए भूमि देने वाले किसानों ने नौकरी मांगी, और कर्नाटक में 1188 दिनों का विरोध पुनर्वास और रोजगार पर ही केंद्रित था। राजनीतिक रूप से देखें तो चुनाव में किसान वोट बैंक बहुत मायने रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूमि मुद्दे प्रमुख रहे हैं और विपक्षी दल जैसे कांग्रेस ने इसे व्यापक रूप से उठाया भी। अभी तक युवाओं में बेरोजगारी दर 8% से बढ़ रही है। यदि समय रहते इसका ध्यान सरकारों ने नहीं किया तो यह और तीव्र हो सकती है। सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठन हो या आदिवासी समाज, नागरिक समाज और राजनीतिक दल कई रणनीतियां अपना सकते हैं, जैसे कि विरोध प्रदर्शन और धरना, जिसमें वे लोग सड़कों को, रेल मार्गों पर जुलूस, धरना या लंबे मार्च कर सकते हैं, जिससे मीडिया कवरेज भी बढ़ता है और परियोजनाओं पर भी रोक लगती है। इसका उदाहरण तो 2024 में नोएडा के किसानों ने एनटीपीसी कार्यालय के बाहर सड़क जाम किया, तो कर्नाटक में 1188 दिनों तक धरना प्रदर्शन हुए। उसी तरह राजनीतिक लॉबिंग और चुनावी मुद्दा बनाना भी एक रणनीति हो सकती है। सांसदों और विधायकों से मिलकर चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराना। 2011 में यूपी चुनाव में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा प्रमुख था। साथ ही 2024 में चुनाव के दौरान किसान संगठनों ने एमएसपी के साथ नौकरी की भी मांग रखी थी। इसके साथ जनहित याचिकाएं भी डाली जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती देकर नीति में बदलाव की मांग की जा सकती है। 2025 में गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। साथ ही 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है वो भी जनहित याचिका से ही प्रेरित थी। आज के समय में बिना सोशल मीडिया के कोई भी आंदोलन सफल नहीं मानी जाती, इसीलिए कोई भी आंदोलन हो रहा हो तो उसके विभिन्न गतिविधियों को वायरल करना, हैशटैग चलाना, इस तरह से जनमत बनाने का प्रयास होना चाहिए। याद हो ट्विटर पर जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उस समय हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट काफ़ी ट्रेंड हुआ था। उसी तरह पॉस्को स्टील प्लांट के विरोध में 2013 में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत अहम थी। जब भी भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी की मांग का आंदोलन करके नीतियों में बदलाव की मांग होगी तो उस समय दूसरे संघों से भी सहयोग का प्रयास होना चाहिए, जैसे मजदूर संघ, आदिवासी समूहों से गठबंधन, हड़ताल और बहिष्कार इत्यादि तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कर्नाटक में जब किसान लोग विरोध कर रहे थे तो सीटू ने भी उसका समर्थन किया था और उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसान नाराज हो गए तो फैक्ट्री हम बंद कर देंगे। इस बीच में जब भी कोई पॉलिसी पे बात होती है तो उसमें सुझाव और वार्ता की संभावनाओं को भी आमंत्रित करना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ रिपोर्ट्स या ड्राफ्ट्स नीतियां प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल हो। जैसे कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के ड्राफ्ट में
पुनर्वास प्रावधान जोड़े गए जो पहले नहीं थे। साथ ही हाल में महाराष्ट्र में अस्थायी नौकरियां देने के निर्देश भी सामने आए हैं। सामाजिक संगठन और नीति विशेषज्ञ एक ऐसी व्यवहार्य और व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति का मसौदा तैयार कर सकते हैं जिसमें न केवल नौकरी बल्कि कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे प्रावधान शामिल हों। ऐसे मसौदे को सरकार के सामने एक ठोस प्रस्ताव के रूप में रखा जा सकता है। सीधे सरकारी नौकरी की मांग के साथ साथ इन विकल्पों पर जैसे कि कौशल विकास और प्रशिक्षण देने से अधिग्रहित भूमि पर लगने वाले उद्योगों में लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार दिया जा सके। मुआवजे की राशि के अलावा लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण या अनुदान की भी सुविधा मिलनी चाहिए। और एक तरीका तो यह भी है कि प्रभावित परिवारों को परियोजना में हिस्सेदारी मिले ताकि उन्हें भविष्य में लाभांश मिल सके। तो इस तरह से इस फैसले के एवज में हम अपने रणनीति को तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये सब जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।